नमस्कार आप सभी को। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे साथ हैं भोपाल की वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय सीमा हरि शर्मा जी। नमस्कार सीमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सीमा जी बहुमुखी प्रतिभा की धनी हैं। साहित्यकार के रूप में तो हम सभी जानते ही हैं, लेकिन अभी जो इनके घर पर आके मैंने इनके बारे में देखा, जाना, सुना, तो उससे मैं चकित हूँ कि कोई एक व्यक्ति इतनी सारी चीजें कैसे कर सकता है। इतने सुंदर सुंदर पोर्ट्रेट आपने बनाए हुए हैं, बेंजो आप अपने स्कूल टाइम से बजा रही हैं, संगीत में भी अच्छा खासा दखल रखती हैं, और छंदबद्ध लेखन तो आपकी पहचान है, हम सभी जानते ही हैं। तो आइए जानते हैं कि इतनी सारी चीजें, इतनी सारी जो खूबियों के साथ इतना जो दमकता सा चेहरा है, इस व्यक्तित्व के निर्माण के पीछे आपकी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है वो किस तरह से रही है। सीमा दी, आप बताइए। मेरा जो बचपन है वो तराना, उज्जैन जिले में तराना एक तहसील है, वहाँ मेरा जन्म हुआ जी। और पापा जो थे वो एडवोकेट थे, काफ़ी नामी ख्यातनाम एडवोकेट थे जी। उन्हें भी साहित्य की रुचि थी जी। और वो हमको बचपन से ही, हमारे उस समय एक स्टीरियो प्लेयर हुआ करता था, उस पे वो रामायण, सुंदरकांड का पाठ डेली बजता था। अच्छा। इसी तरह से हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला और भी कई लोगों के जो कविताओं के संग्रह थे, कवि प्रदीप के गीत बजते थे, और वो उस समय हमें याद थे। अच्छा। उस समय मतलब सुंदरकांड पूरा हमें याद हो गया था जी। और इसी तरह से जो माँ थी हमारी, वो रामायण पढ़ती थी, और रोज मतलब उनका पूजा में वो बहुत सारे आरतियां पढ़ती थी, तो वो सब उस समय से रुचि हुई। और रामायण में जो विशेष अभिरुचि तभी से हुई है जब से हम वो प्रेयर पे सुनते थे, वो पूरी रामायण जब माँ भी पढ़ती थी। इसके बाद धीरे धीरे जब पापा हमारे एक चीज और करते थे कि उन्हें श्लोक बहुत याद करवाते थे। यानी जब हम बहुत छोटे थे तो उस समय वो एक चवन्नी देते थे एक श्लोक याद करने की। यानी ये बहुत मतलब मेरा ख्याल है जब 74, 73, 72 क्या 70 के आसपास की बात है। तो वो सब बच्चों को, हम 4 भाई बहन थे, एक भाई बड़े हैं मेरे सबसे, और मैं छोटी हूँ, मुझसे 2 बहनें मेरी और छोटी हैं। तो सबके लिए वो जो जितने श्लोक याद करेगा उसको उतने पैसे मिलेंगे। तो मैं सबसे ज्यादा श्लोक याद करके सुनाती थी। अच्छा, अरे वाह। और वो श्लोक आज तक याद है वैसे ही जी। तो यानी बचपन में जो चीजें संस्कार में आ जाती हैं जी, वो आजीवन चलती हैं। सही। और जो मम्मी थी हमारी, वो बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की थी और उनसे बहुत सहनशील थी। तो मतलब आप ये सोचिए, एक बार जब एक प्लेन हाईजैक हुआ था तो उन्होंने प्लेन वाले सुरक्षित रहें, उसके लिए उन्होंने गुरुवार का व्रत किए थे। ओहो, क्या बात है। कि ये प्लेन सुरक्षित, सब लोग सुरक्षित रहें। तो वो इतनी उनकी सरल हृदय थी, और वो बहुत मतलब उनकी पिता और माता का शायद सबसे अधिक प्रभाव मेरे जीवन पर रहा है जी। तो और कहा भी जाता है कि माता पिता का, परिवार का जो है हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है। और जैसे अभी आपने बताया, तो यही तो भारतीय ज्ञान परंपरा है कि यही हमारी संस्कृति है कि जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाती है, क्योंकि आप जब ऐसे माहौल में रहते हैं तो उन सारी चीजों का जो समावेश है वो आपके अंदर आ जाता है। तो आपने बताया कि आपके पिताजी जो हैं, उनकी बौद्धिकता और आपके माँ की धार्मिकता, और सारे जो हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं, और जैसे आपने बताया कि आपके पिताजी जो हैं वो साहित्य में भी काफी दखल रखते थे। तो वो सारी चीजें, साहित्य में वो दखल रखते थे और वो लिखते भी थे। अच्छा। तो उन्होंने, उनकी एक पुस्तक भी आई है, कविता संग्रह है उनका, मैं गीत नहीं लिखता। अरे वाह। तो वो भी काफी प्रसिद्ध है, और उस पर शोध भी किए हैं विक्रम यूनिवर्सिटी से। अच्छा। कुछ लोगों ने उस पर शोध भी हुए हैं उनके। तो वो भी काफी चर्चित करती रही है। और भी उन्होंने जीवनी वगैरह लिखी है, लेकिन वो अभी उसके वो चले ही गए उसके बाद। हाँ जी। तो वो सब अभी अप्रकाशित है जी। तो पिताजी का जो आपके ऊपर प्रभाव पड़ा है, आपने बताया था कि संदीपनी जो कॉलेज है उज्जैन में, उसके चेयरमैन रहे हैं। और साथ ही साथ आपने बताया कि एडवोकेट तो रहे ही हैं, लेकिन बहुत अच्छे साहित्यकार, जब उस समय के साहित्यकार, तो साहित्य जो आपके रग रग में बसता है, ये हम कह सकते हैं। उन्होंने अटल जी के साथ भी मंच साझा किया था। उनकी एक मुन्ना करके कविता थी, वो उन्होंने उनके साथ मंच पे पढ़ी थी। अच्छा। तो इसलिए जो साहित्य है ये आपके रुधिर में अपने आप समाया हुआ है।
और इसी का जो हम बोल सकते हैं परिणाम है कि आप इतना अच्छा जो छंदमय जो आपका सारा का सारा जो लेखन होता है। और सीमा जी की जो पुस्तक है ये इस बात का खुद ही उदाहरण है। गीत अंजलि जो पुस्तक है, साहित्य अकेडमी जो मध्य प्रदेश साहित्य अकेडमी का तो अवार्ड इसे मिला ही है, लेकिन इसके अलावा भी अखिल भारतीय स्तर के और प्रादेशिक स्तर के 10 से ज्यादा सम्मानों से सम्मानित कृति है। तो जो जब लेखन की सार्थकता सिर्फ सम्मान नहीं होते, लेकिन ये सब लोगों के मन में जा रहा है, मन में पैठ कर रहा है और उसका एक प्रभाव छोड़ रहा है, तो जिसके कारण व्यक्ति अपने आप आपको आपकी कृति को सम्मानित करने के लिए आतुर हो रहे हैं। और अभी भी सम्मान इस कृति पर आपको मिलते जा रहे हैं। तो भविष्य में भी आपकी जो आने वाली जो सारी कृतियां हैं वो इसी तरह सम्मानित होती रहें। और ये हमारी आपके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। हम आपके बारे में जानना चाहेंगे कि क्योंकि जो जिस दौर की आप बात कर रहे हैं, उस समय बेटी की शादी करना जो है वो मुख्य जो मतलब जिम्मेदारी हुआ करती थी माता पिता की। और उस समय आपने जो कॉलेज में जाके भी महाविद्यालयीन शिक्षा ग्रहण करना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो आप उसके बारे में बताइए कि आपके घर में मतलब, क्योंकि जब आपके पिताजी खुद एक बौद्धिक रूप से सक्षम पर्सन है और जो कॉलेज के चेयरमैन हो, तो डेफिनेटली वो प्रमोट करेंगे ही। तो वो जो पढ़ाने का शौक है, क्या उसके साथ आपने साहित्यिक जो सफर है तभी से शुरू हो गया था? और क्या इस बात का कि अभी शादी कर दें, अभी पढ़ाएं नहीं, कहीं कोई किसी तरह से रिश्तेदारों में कोई विरोध हुआ, या आपका जो जीवन है वो बिल्कुल बगैर किसी रुकावट थकावट के आगे चलता रहा? इसके बारे में जानना चाहूंगी। रिश्तेदारों में तो कोई विरोध का प्रश्न ही नहीं था, क्योंकि पापा की जो पोजीशन थी वो बहुत ही अच्छी पोजीशन थी, स्टेबल थी, जो वो कहते वही सब मानते थे। जी जी। तो ऐसा कुछ कहीं नहीं था। और पापा की रुचि पढ़ाने में थी, वो मुझे डॉक्टर बनाना चाहते थे। जी जी। तो मैंने बीएससी फर्स्ट ईयर किया। जी जी। बीएससी फर्स्ट ईयर के बाद मेरी बीएससी फर्स्ट ईयर में एंगेजमेंट हो गई। यानी उस समय मैं 15 साल की रही होंगी जब मेरी सगाई हो गई थी। अच्छा। 15-16 साल में सगाई हो गई और 17 साल में शादी हो गई थी। क्या बात है। तो उस समय फिर मैंने वो बीएससी फर्स्ट ईयर करने के बाद उस समय विषय बदल जाते थे, सेकंड ईयर में आप चेंज कर सकते हैं। तो मैंने बदल के साइंस आर्ट्स ले लिया था, हिंदी साहित्य, पॉलिटिकल साइंस ये विषय लिए। तो हिंदी साहित्य में अभिरुचि प्रारंभ से ही थी। तो पापा भी जो कविताएं लिखते थे या वो सुनाते थे, या बीच बीच में हमें कई प्रसंगों को सुनाते थे, कई कवियों की पंक्तियां वो कामायनी की कई पंक्तियां वो पढ़ते थे उस समय। तो वो असर कहीं कहीं अचेतन में बनता चला गया। और मैं शायद 9-10 वर्ष की रही होंगी, तब से कुछ गीत जैसा कह लीजिए उसको, वहां से प्रारंभ हुआ है लेखन का। अच्छा। तो कुछ पंक्तियां आती लिख देती, उस समय न छंद का ज्ञान था, बस लगता था कि गीत लिखा है। जी जी। और जब हम बीए जब मैं फाइनल ईयर में थी जी, तब एक कॉलेज में एक स्वरचित काव्य पाठ प्रतियोगिता हुई जी। तो उस समय तक मैंने किसी को नहीं दिखाया, घर में भी किसी को नहीं बताया कि मैं कुछ लिखती हूँ। लेकिन वहाँ उस काव्य पाठ में मैंने पार्टिसिपेट किया। हाँ। और मैं स्वरचित काव्य पाठ में एक छोटा कवि सम्मेलन नुमाई था, वो पूरा मंच बनाया था इस कॉलेज में। और वहाँ मैंने अपनी 2 गीत पढ़े, तो वो प्रथम आ गए। अरे वाह, क्या बात है। तो हम भी सुनना चाहेंगे आपके वो गीत जिसमें आपने प्रथम स्थान प्राप्त किया, साथ ही साथ प्रथम रचना आपकी वो रही है। हाँ, तो वो एक तो गीत था कि जीवन के गीतों में पंख नहीं पाऊं हूँ जी, अंबर में झूमे पर धरती की छाँव हूँ। क्या बात है, क्या पूरा गीत था, मुझे भी वो कहीं याद नहीं है, शायद तो कहीं डायरी में अभी भी होगा। जी जी। वो गीत अभी मैंने कहीं इस्तेमाल नहीं किया है। अच्छा। किसी संग्रह में मेरे गीत अंजुरी के अलावा एक संग्रह और आया है अभी। जी जी जी। यक्ष उत्तर। लेकिन जो मैंने जो एक दूसरा गीत जो था जी, उसको वो मैंने, हाँ, वो जीवन चुपके से बीत गया। अच्छा। इस शीर्षक से उसको मैंने थोड़ा परिवर्तन किया। हाँ हाँ। और ये गीत मैं ये गीत पढ़ देती हूँ। जी जी, हम सुनना चाहेंगे। ये बहुत ही अच्छा अवसर होता है कि जब आपका प्रथम गीत ही इतना चर्चित हो जाए कि आपको एक कवित्री के रूप में स्थापित कर दे।
और वो भी कब का लिखा हुआ। ये हमारा सौभाग्य है कि हम उस गीत को आपके मुखारबिंद से सुन रहे हैं। तो मेरे 96 में क्या लिखा होगा वो, और भी पहले लिखा होगा, लेकिन पढ़ा 96 में था। तो वो गीत ऐसा है कि जो बीत गया जीवन का पल, क्या होगा आने वाला कल, पहचान नहीं कर पाए हम, पल धीरे धीरे बीत गया, जीवन चुपके से बीत गया, जीवन चुपके से बीत गया। ऐसे जी लूं वैसे जी लूं जीवन कैसे कैसे जी लूं, ऐसे जी लूं वैसे जी लूं जीवन कैसे कैसे जी लूं, सारा जीवन जीने की इस तैयारी में ही बीत गया, जीवन चुपके से बीत गया। बहुत ही फिलोसॉफिकल अंदाज है उस एज में जबकि लोग बड़े रोमांटिक गीत लिखते हैं। मीनू जी, मैं एक बात और बताती हूँ कि उस समय मुझे बहुत पढ़ने की अभिरुचि थी, और मैं जीटी रोड शाहदरा में घरेलू लाइब्रेरी योजना की मैं सदस्य थी, और 4 पुस्तकें हर माह मंगवाती थी। अच्छा। तो मैंने उस समय बड़े बड़े राइटर्स को, मैंने रविन्द्रनाथ टैगोर, शैलेंद्र स्वेट, मोटिवेशनल स्वेट मॉडर्न, डेल कार्नेगी, इनको खूब पढ़ा। वयम रक्षा मैं उस एज में पढ़ी, यानी सब कुछ समझ में आता था, कुछ नहीं, लेकिन पढ़ा सब हमने। तो और भी कई लेखकों को मैंने पढ़ा, शेक्सपियर को पढ़ा, ऑथेलो वगैरह उस समय मैंने पढ़ी है, तमाम बहुत सी पुस्तकें पढ़ी। और ओशो भी पढ़ा उस समय, कुछ ओशो की भी रचनाएं पढ़ी, उनकी जो उपन्यास, जो उनके जो स्पीच की जो उनकी बुक्स निकलती हैं वो मैंने कई पढ़ी। तो उनका लॉजिक कमाल का था, और वो बहुत प्रभावित करता था कहीं ना कहीं, चाहे आप उनके से सहमत हो या ना हो, लेकिन उनके तर्क जो थे वो उतरते थे अंदर। जी सही है। तो जी इसका 2 बंद और है कि अंधी दौड़ों का प्रतियोगी, योगी मन भी बनता भोगी। अंधी दौड़ों का प्रतियोगी, योगी मन भी बनता भोगी, है अजब खेल इस तृष्णा का, चाहों में सुख का गीत गया, जीवन चुपके से बीत गया। और आखिरी है इसका बंद कि खुद को जाना ना पहचाना, जग सजग रहा फिर अनजाना। क्या बात है। खुद को जाना ना पहचाना, जग सजग रहा फिर अनजाना, हम लाख जतन कर हार गए, वह अंतिम पल फिर जीत गया, जीवन चुपके से बीत गया। क्या बात, क्या जीवन चुपके से बीत गया। तो ये उस समय जो गीत पढ़ा था उसमें मैंने थोड़ा परिवर्तन किया था, और इस बुक में मेरा गीत अंजलि में ये गीत प्रकाशित किया मैंने। हाँ। तो बहुत ही शानदार गीत, और उस उम्र में, जिस उम्र का आदरणीय सीमा दी ने जिक्र किया है कि कॉलेज वाली उम्र में, जबकि लोग श्रृंगार में खोए रहते हैं, रोमांटिक गीतों में को लिखते हैं, उस समय पर एक फिलोसॉफिकल गीत लिखना आपका जो आपकी जो बौद्धिक संपदा है उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि आप किस तरह से आप जो बुक्स पढ़ती हैं, किस तरह से आपके जो आसपास का माहौल है उसका असर है। और शायद इसीलिए आपने एमए हिंदी में प्रवीण सूची में प्रथम स्थान प्राप्त किया, क्योंकि जिसकी बौद्धिक संपदा इतनी समृद्ध हो तो जाहिर सी बात है आंसर शीट में भी वही उकेरे होंगे शब्द आपने। तो अब हम जानना चाहेंगे कि ये जो आपका अभी तक आपकी जो बहुत सारे साझा संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, और पूरे कोरोना टाइम में हम आपको बहुत सारे पटलों पर देखते आ रहे हैं, और अभी अभी आपकी जो एक दूसरा जो गीत संग्रह है आप सभी के समक्ष है, इसके बारे में हम आपसे थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि इसमें क्या दोनों ही जो आपकी पुस्तकें हैं कुछ विषय जो आपके होते हैं, विषय किस तरह से होते हैं। जैसे अभी आपने जो कविता सुनाई तो उसमें देखकर हमें, उसको सुनकर हमें लगा है कि जो रविन्द्रनाथ टैगोर का जो लेवल हुआ करता था फिलोसॉफिकल, तो उस तरह से प्रथम गीत में ही आपने उस स्तर को प्रदर्शित किया है। तो इन सभी की विषय वस्तु क्या अलग अलग है, या किस तरह से मतलब कौन सा ऐसा विषय है जो आपको बहुत ज्यादा प्रभावित करता है और आपकी लेखनी अपने आप चलने लगती है? यक्ष उत्तर के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में बताइए, क्योंकि गीत अंजलि तो लोगों के हाथ में है ही ऑलरेडी। 18 में आया था ये संग्रह। जी मेरा ऐसा कभी सोच के नहीं लिखती हूँ कि मैं इस विषय पर लिखूंगी या मेरा कोई यही विषय है। संवेदना है, जब जिस विषय पर आ जाती है या कुछ हम देखते हैं, बाहर देखते हैं, अंदर से कुछ संवेदना उत्पन्न होती है तो वो विषय बन जाता है गीत का। और मैं जब भी कुछ चीज लिखने बैठती हूँ तो वो गीतों में सहज हो जाती है। मैं कहानियां भी, छंद भी लिखते हैं और व्यंग भी लिखती हूँ, बहुत सी चीजें लिखती हूँ, गजल भी लिखती हूँ, लेकिन मुझे लगता है गीतों में मेरी बात सहजता से आ जाती है। तो ऐसा कोई विषय नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं
जो आध्यात्म मुझे छूता है सबसे ज़्यादा, मुझे जो भी प्रश्न या जो भी जीवन से संबंधित प्रश्न है वो मेरे गीतों में कहीं ना कहीं से आ ही जाता है। फिर प्रकृति पर्यावरण भी मेरे गीतों में सिमट कर आ जाता है। जी। कुछ ऐसी जो विरोधाभास समाज में होती है, विसंगतियां होती है, वो बहुत परेशान करती है मन को, और वो आ जाती है। कहीं पीड़ा होती है, किसी स्त्री विमर्श तो एक स्वाभाविक चीज है, और उसकी समस्याएं तो बहुत सदियों से, उसके भी मेरे कुछ गीत बनते हैं। तो इस तरह कोई ऐसा निर्धारित विषय नहीं है जब जो विषय आता है, लेकिन मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि आस्था जो है वो मेरे शायद हर कहीं ना गीतों में कहीं ना कहीं से आ जाती है। जी। तो आस्था, अध्यात्म, नारी के जो विविध रूप हैं और नारी की जो भावनाएं हैं, प्रकृति प्रेम जो है, और जो सांस्कृतिक विरासत आपके पास है, मानवीय चेतना जो आपके पास है, उन सभी का परिणाम है आपकी जो रचनाएं हैं। और आपने जैसा बताया कि आप गीत लिखती हैं, गजल लिखती हैं, बहुत सारी विधाएं जो हैं उसमें आप माहिर हैं। तो ऐसा कुछ मतलब आपने इन सभी जो छंद की तरफ आपका रुझान कैसे हुआ, इसके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। और क्या कोई गुरु है जिससे आपने दीक्षा ली है, या अपने आप आपने इन सारे चीजों को सीखने का मतलब आपका खुद का ही प्रयास रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। गुरु तो ऐसा कुछ मैं नहीं कह सकती, क्योंकि जहाँ से भी जो चीज मिल जाती है वही गुरु है। जी। जब मैं लिखने का मेरा शौक बचपन से रहा है, मैं लिखती रही हूँ। तो किस्मत थी कि जब शादी हुई मेरी, तो विवाह के बाद जो पति थे वो भी लिखते थे, लेखन में उनकी रुचि थी, कहानियां भी लिखते थे, गीत भी लिखते थे। तो ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं हम साथ में जुड़ गए हैं। और उस समय इतना छंद का हमें अभ्यास नहीं था, तो हम दोनों ने जब लगा कि अगर हम कुछ लिख रहे हैं, किसी भी विधा में यदि हम लिखते हैं, तो हमें उसकी बारीकियां आवश्यक है जानना, क्योंकि इसके बिना हम ज्यादा दूर तक नहीं चल सकते हैं। सही बात है। फिर हमने मिलकर दोनों ने छंद की बारीकियां समझी, गीत गजल क्या है, उन्हें कैसे लिखा जाता है, क्या छंद विधान है, वो सब हमने दोनों ने मिलकर साथ समझा। अच्छा। तो ये सब मैंने उनके साथ ही दोनों ने एक साथ सीखा, समझा। अच्छा। कहीं नेट से, कहीं जो ग्रुप होते हैं, साहित्यिक ग्रुप होते हैं, फेसबुक साहित्यिक ग्रुप, वहां से जुड़े, सीखा। तो चलती रही प्रक्रिया, बहुत लंबी है, इतना ऐसा नहीं है। और दूसरा क्या है, हम लोग गृहस्थी में मेरे बच्चे सब, उनको बच्चों को पढ़ाना, परवरिश, उनकी शादी ब्याह, तो इन सब के बाद जो समय बचता था वो साहित्य के लिए था। क्या बात है। लेकिन चूंकि पति जब रिटायर हुए, पुलिस अधिकारी रहे, तो बहुत व्यस्त जीवनचर्या थी। जब वो रिटायर हुए तो फिर हमने दोनों ने पूरा समय साहित्य को दिया, और अब हम बस साहित्य में ही रमे। तो साहित्य को समर्पित जीवन। और जैसा कि मैं देख रही हूँ, अभी जो बात करके पता चला कि जब हमारे यहाँ शादियां होती हैं तो 36 गुणों का मिलान आवश्यक होता है। तो मुझे तो लगता है आपके 36 से भी ज्यादा गुण मिले हुए हैं क्योंकि जो भी रुचियां हैं, जैसे कि आपने कहा साहित्यिक अभिरुचि आदरणीय सर की भी है, दीदी की तो है ही, और साथ ही साथ अभी आपको दिखाने वाली हूँ बहुत सारे ऐसे सुंदर सुंदर पोर्ट्रेट हैं जो कि दी ने बनाए हुए हैं। और पोर्ट्रेट बनाने में उन्होंने मास्टरी हासिल की है, वो भी बचपन से ही बना रही हैं। रुई से आपने बनाया हुआ है, दाल से बनाया हुआ है, अलग अलग तरह से जो पोर्ट्रेट है उसको आकार दिया हुआ है। और तकरीबन कितने पोर्ट्रेट आपने अभी तक बना लिए होंगे? ऐसा तो कुछ मैंने कभी ऐसा रखा नहीं, संभाला नहीं, लेकिन मैं करीब 150 तो बना ही चुकी हूँ। कम से लगभग 100 पोर्ट्रेट बना चुकी हूँ। 100 पोर्ट्रेट से ज्यादा और बना चुकी होंगी। और परिवार के जितने लोग हैं सबके बनाए हैं। अच्छा। इसके अलावा जो देश के ख्यातनाम पर्सनैलिटीज हैं उनके बनाए हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर। और साथ ही साथ सर को भी पोर्ट्रेट बनाने की ट्रेनिंग दी है, और बच्चों को भी दी है। पतिदेव का भी बनाया है। पतिदेव का भी बनाया है। तो इसलिए आप सिर्फ साहित्य के क्षेत्र में आपने महारत हासिल की है ऐसा नहीं है, पोर्ट्रेट की दुनिया में भी, एक ड्राइंग के क्षेत्र में भी आप एक बहुत अच्छा दखल रखती है। और ये किस्मत है कि सारे बच्चे भी बना लेते हैं मेरे पोर्ट्रेट। वही, क्योंकि आप जैसा माहौल आप बच्चों को प्रोवाइड करेंगे, बच्चे भी धीरे धीरे वो सारी चीजें सीख जाते हैं। साथ ही साथ आपने बताया कि आप बैंजो जो है वो बहुत अच्छी तरह से बजा लेती हैं, वो भी आपका शौक, बहुत पुराना शौक है। तो हम अभी दी से एक गाना जो है या जो भी क्या है ना बिनू जी बताइए। हाँ। ये कि जब मेरा बेंजो, जब मैं बहुत छोटी थी, मेरे ख्याल से 9-10 साल की रही होंगी, उस समय मैं शौक था मुझे, तो एक
पापा ने हमारे देखा कि इसको रुचि है, हाँ। घर में और कोई नहीं बजाता था, हाँ। किसी का ना पेंटिंग में रुचि थी ना संगीत में, बस मैं ही करती थी। अच्छा। तो उन्होंने एक प्रेम कुमार वर्मा करके एक तराना में एक बहुत अच्छे कलाकार थे, बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे। वो पूरे नेशनल लेवल पे जाते थे, उनकी प्रदर्शनियां भी होती थी। तो उनको मुझे भेजा मेरे पास, उनको सिखाने के लिए कुछ समय आते। तो उनका ये था कि मैं देखूंगा, अगर रुचि हुई तो मैं पढ़ाऊंगा बच्ची को, नहीं तो नहीं। उन्होंने मुझसे कुछ लाइनें खिंचवाई, कुछ ये करा, उन्होंने कहा हाँ ठीक है मैं इसको कभी, वो 8-10 दिन में एक आध दिन आते थे, थोड़ा बहुत समझा के चले जाते थे। तो वो बेंजो उस समय मैंने लिया था, करीब मेरे ख्याल से 55 साल से हो चुके होंगे, अभी भी रखा हुआ है। तो उसमें बेंजो भी मैंने सीखा थोड़ा बहुत। आप ये नहीं कहो कि मैं पारंगत हूँ, मैं ऐसे शौक किया। और लेकिन शौक होना भी बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि आपको यदि शौक ना हो तो भूल भी चुकी हूँ काफी कुछ। कोई बात नहीं, एक बार जब आप कोई चीज मतलब, क्योंकि ये तो एक स्किल है, आप प्रैक्टिस रखेंगी तो और उसमें परफेक्शन आएगा, लेकिन आप भूलेंगी नहीं, क्योंकि आपने जो सीखा हुआ है तो कभी भी आप उस क्षेत्र में मतलब आगे जो भी मतलब महारत हासिल कर सकती हैं, यदि आपका इंटरेस्ट रहा, है ना। अब हम बात करते हैं कि जैसे आपको हम आकाशवाणी में सुनते रहते हैं, दूरदर्शन पर भी देखते रहते हैं, फेसबुक पर तो बहुत ही मतलब बहुत सारी संस्थाओं में आपका जो काव्य पाठ है हमने सुना ही है। भोपाल की सारी संस्थाओं में भी आप बहुत सक्रिय रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज कराती हैं, और जो आपको सम्मान जो मिले हुए हैं इनके बारे में थोड़ा मैं जानना चाहूंगी कि अभी साहित्य एकेडमी से आपको किस सम्मान से सम्मानित किया गया है, उसके बारे में थोड़ा सा आप बताइए। और बाल कृष्ण शर्मा नवीन शायरी सम्मान से सम्मानित किया गया है, तो इसके बारे में आप बताइए। और बाकी जो संस्थाएं हैं उनसे भी जो आपके जो सम्मान मिले हैं, और सम्मान मिलने के बाद आपको किस तरह से पहला सम्मान, हम वहां से शुरू करते हैं कि पहला सम्मान कौन सा था जो आपको मिला, और उससे आपको किस तरह की प्रेरणा मिली कि अब मुझे क्या करना है और आगे की क्या आपकी योजनाएं हैं, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए। पहला सम्मान तो मैं वही कहूंगी जो मुझे कॉलेज में मिला था। हाँ, जो मेरे 2 गीत, मेरा सृजन सम्मानित हुआ था एक तरह से, ये देखिए। और इसके बाद फिर हम लोग भोपाल में शिफ्ट हो गए। सम्मान ऐसे मुझे कुछ याद नहीं है, लेकिन शायद एक उद्घोष साहित्य परिषद ने मुझे सबसे पहले एक सम्मान दिया था। और फिर भोपाल की संस्था प्रभात परिषद का एक सम्मान मिला था। और उसके बाद मध्य प्रदेश लेखक संघ ने सम्मानित किया है मुझे, ये कमला चौबे लेखिका सम्मान मिला है, वो गीतांजलि के लिए है। फूलाबाई पवैया सम्मान ये कला मंदिर ये दिया है। तुलसी साहित्य अकादमी का रत्नावली शिखर सम्मान मिला है। और श्रीमती सुमन चतुर्वेदी स्मृति राष्ट्रीय कृति पुरस्कार गीतांजलि को, वो भी मिला है। गीता शर्मा स्मृति कृति सम्मान शिव शंकर साहित्य परिषद का गीतांजलि को, इसका भी मिला है। और इसके अलावा अभी जो मेरी जो 2018 में ये गीतांजलि आई थी, इसके लिए अभी साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला है, बालकृष्ण शर्मा नवीन पुरस्कार, प्रथम कृति, लेखक की प्रथम कृति। और इसके अलावा तो ये और भी सम्मान है, जैसे काव्यश्री है, अंतरा शब्द शक्ति का है, साहित्य शिरोमणि, निर्भया साहित्यिक कल्याण सम्मान, और इस तरह के छोटे मोटे सम्मान काफी मिलते हैं। हालांकि सम्मान कुछ बड़ा छोटा नहीं है, लेकिन रचना आपकी सम्मानित होती है तो बस अच्छा लगता है। कहीं ना कहीं सम्मान आपके जो मन में, ये तो आपको मोटिवेट करता है, प्रेरित करता है कि चलिए थोड़ा और अच्छा, लेकिन और कहीं ना कहीं जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है कि आप समाज को, क्योंकि एक वो ओहदा हम पा लेते हैं कि नहीं, अब हमारा लेखन इससे थोड़ा सा और आगे दिशा भी मिल जाती है। और आगे का प्लान कुछ नहीं, बस लिखते रहते हैं। कभी कोई योजनाबद्ध कुछ काम नहीं किया, न कहीं सोचा, न किसी उम्मीद से लिखती हूँ। स्वांत सुखा कह लीजिए, लिखना अच्छा लगता है। और अपने आप में ऐसा लगता है कि हम कुछ कर रहे हैं, फालतू तो नहीं बैठे हैं। और इस उम्र में आके मतलब कभी ऐसा लगता है कि काफी हमने विलम्ब से सब कुछ शुरू किया, लेकिन ठीक है, जब जागो तब सवेरा है। जी, बहुत सही कहा, जब जागो तब सवेरा है। और अभी मेरी कहानी की किताब भी मैं यही मैं पूछ रही थी, कहानी और गजल दो पे मेरा ध्यान है, और वो मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे अगले साल आ जाए, अगले साल तक। तो चलिए, हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं कि हम अगले साल आपकी कहानियों की जो पुस्तक है उसके बारे में चर्चा करें, और गजल जो है, गजल के बारे में भी। अब हम चाहेंगे आप, क्योंकि आपने गजल का जिक्र किया, तो एक अच्छी सी गजल जो आपको पसंद हो वो सुनाएं। एक गजल कुछ अशार प्रस्तुत करती हूँ।
तल्ख पैगाम था बयानों में, तल्ख पैगाम था बयानों में, जल उठी आग आशियानों में। तल्ख पैगाम था बयानों में, जल उठी आग आशियानों में। और तीरगी दूर हो भला कैसे, तीरगी दूर हो भला कैसे, रोशनी कैद कुछ मकानों में। तीरगी दूर हो भला कैसे, रोशनी कैद कुछ मकानों में। आप सच को छुपा न पाएंगे, आप सच को छुपा न पाएंगे, दम नहीं आपके बहानों में। आप सच को छुपा न पाएंगे, दम नहीं आपके बहानों में। और चाहता है खुदा मधुर बोलें, चाहता है खुदा मधुर बोलें, हड्डियाँ यूं नहीं जुबानों में। चाहता है खुदा मधुर बोलें, हड्डियाँ यूं नहीं जुबानों में। और थक गई हैं अगर जो परवाज़ें, थक गई हैं अगर जो परवाज़ें, हौसले फिर भरें उड़ानों में, हौसले फिर भरें उड़ानों में। और रौंद डाला धरा की रंगत को, रौंद डाला धरा की रंगत को, ढूंढते ताजगी बिहानों में, ढूंढते ताजगी बिहानों में। और अंतिम शेर है कि जी रहे हैं सुकून से नादां, जी रहे हैं सुकून से नादां, चैन दिखता नहीं सयानों में। जो आपाधापी है शहर का, जो भीड़ भाड़ है, उससे जब आदमी उगता जाता है, जो बहुत ही संबंध आपस के बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, जहाँ आपसी संबंधों का अभाव होता है, तो आदमी गांव की ओर भागता है, या कहीं जहाँ भी उसे सुकून मिलता है वहाँ जाने की कोशिश करता है। और शायद मेरा मन गांव की ओर जाता है ऐसे समय में, तो मुझे एक गांव याद आता है और मैं आपको गांव ले चलती हूँ। हार थक मन सो गया, हार थक मन सो गया, जब इस शहर के त्रास से। हार थक मन सो गया, जब इस शहर के त्रास से। गाँव फिर हंसकर बुलाता स्वप्न में आकर मुझे, गाँव फिर हंसकर बुलाता स्वप्न में आकर मुझे। हार थक मन सो गया। एक चित्र देखिए गांव का कि धूप आंगन में पसरती, नीम झुरमुट से छनी, माँ कलश ले जल चढ़ाती, महमही तुलसी घनी। धूप आंगन में पसरती, नीम झुरमुट से छनी, माँ कलश ले जल चढ़ाती, महमही तुलसी घनी। पाठ बाबा कर रहे हैं, पाठ बाबा कर रहे हैं, राम रक्षा स्तोत्र का। पाठ बाबा कर रहे हैं, राम रक्षा स्तोत्र का। नाम ले मिट्ठू उठाता, नाम ले मिट्ठू जगाता, स्वप्न में आकर मुझे। हार थक मन सो गया। एक चित्र और देखिए गांव का जो हमें सुकून देते हैं ऐसे दृश्य कि चल पड़ी हैं गोरियां, भर जल कलश सिर पर धरे, पूप सरवर बावड़ी, जल से लबालब हैं भरे। चल पड़ी हैं गोरियां, भर जल कलश सिर पर धरे, कूप सरवर बावड़ी, जल से लबालब हैं भरे। तो भीड़ पनघट पर मची है, भीड़ पनघट पर मची है, छन छनाती झांझरें। भीड़ पनघट पर मची है, छन छनाती झांझरें। घाट पनघट वो रिझाता, घाट पनघट वो लुभाता, स्वप्न में आकर मुझे। हार थक मन सो गया।
और एक अंतिम चित्र और आपके सामने रखती हूँ कि याद आती बैलगाड़ी दौड़ती पगडंडियाँ, बादलों के कान में करती पवन कुछ चुगलियाँ। याद आती बैलगाड़ी दौड़ती पगडंडियाँ, बादलों के कान में करती पवन कुछ चुगलियाँ। तो कूकती कोयल व्यथा, कूकती कोयल व्यथा, मन की हर एक पल में सभी। कूकती कोयल व्यथा, मन की हर एक पल में सभी। गीत सावन का हंसाता, गीत सावन का रुलाता, स्वप्न में आकर मुझे। हार थक मन सो गया जब इस शहर के त्रास से, गाँव फिर हंस कर बुलाता, स्वप्न में आकर मुझे, स्वप्न में। तो जैसा कि आपने अभी देखा सुना हमारी सीमा दी को, और हम आज सीमा दी, असली सीमा दी क्या है इसके बारे में जान पाए। क्योंकि अभी तक हम जो पहचानते थे आपका सिर्फ एक बहुत अच्छी एक वरिष्ठ साहित्यकार के रूप में, बहुत अच्छी गीत की एक लेखिका के रूप में, और लेकिन आज हमने आपको जाना कि आप बहुमुखी प्रतिभा की धनी हैं, और सिर्फ साहित्य ही नहीं बल्कि साहित्य, संस्कृति और अध्यात्म, आर्ट एंड कल्चर, सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो आप में रचती बसती हैं, आपके व्यवहार में रची बसी हुई है। तो आपसे मिलना ये मेरे लिए एक बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आपको ये जानने का मौका मिला और आपने मुझे इतना समय दिया। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। और यदि आप कुछ संदेश देना चाहें या जो भी बात अपनी तरफ से हमारे दर्शकों को तक पहुँचाना चाहें तो आपका स्वागत है। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मीनू जी, आपने मुझे अवसर दिया कि मैं लोगों से, मेरी जो लोगों तक जुड़ जाए। क्या है कि कुछ भी कलाकार है, कोई भी साहित्यकार है, ठीक है वो स्वांतः सुखाय के लिए करता है, लेकिन यदि उसको कहीं से प्रोत्साहन मिलता है तो ऐसा लगता है कि जो भी हम सृजन कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं सार्थक हुआ है। तो आपके माध्यम से ये सब तक बात अगर पहुँचती है तो मैं इसके लिए आपका धन्यवाद करती हूँ। और संदेश तो यही है कि हमें, जो शायद मैंने बहुत पहले जो अपने प्रथम गीत में मैंने जो बोला था कि जीवन के गीतों में पंख नहीं पाँव हो, अंबर में झूमे और धरती की छाँव हो। तो हमें अपने जो नींव है, अपने जो संस्कार हैं, उनको नहीं छोड़ना चाहिए किसी भी हालत में। और हम जब एक दृढ़ नींव को लेकर आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास आगे पल्लवित होने के लिए बहुत रास्ता लंबा रहता है और एक विशाल वृक्ष हम बना सकते हैं। तो आज की नई जनरेशन जो भी है उनको भी इस ओर में ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगी कि वो अपने संस्कारों को लेकर चलें, अपनी सभ्यता को लेकर चलें, और अपने जो पुराने जो भी हमारी जो विचार हैं उनको किसी भी हालत में नहीं। मेरे कुछ गीत, जो मेरा यक्ष उत्तर है उसमें मैंने इस तरह के गीत लिखे हैं कि जो आधुनिकता जो हो रही है, आधुनिकता से हमें कितने नुकसान हो रहे हैं और हमें वो कहाँ विनाश के गर्त में ले जा रही है। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता कहीं ना कहीं धूमिल होती जा रही है। और ये कहीं मुझे ऐसा भी लगता है मीनू जी कि षड्यंत्र है एक तरह का, कि हमें अपनी, आप कहते हैं ना कि किसी भी व्यक्ति को कुछ मत करिए, उसको उसकी जो संस्कार है उनको बताना छोड़ दीजिए। सही बात है। तो वो अपने आप चला जाएगा कहीं और जहाँ उसको नहीं जाना चाहिए जी। तो मेरे कुछ गीत यक्षोत्तर में भी इस तरह के मैंने लिखे हैं और मैं चाहती हूँ कि वो सब पढ़ें और लोगों तक पहुँचे। ये बात मेरी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। अभी जैसे आपने कहा कि ये एक षड्यंत्र है, तो ये तो जाना माना षड्यंत्र ही है। 1835 में जो मैकाले ने जिस बात की नींव रखी थी और हमारी जो मौलिक जो हमारी जो शिक्षा पद्धति थी, कई वर्षों से, लाखों वर्षों से जो हमारी शिक्षा पद्धति थी, उसको ढहाने का जो काम की जो नींव जो उसने रखी, उसको हम आज भी स्वतंत्रता प्राप्ति के इतने वर्ष बाद भी हम उसे ढोए जा रहे हैं। तो अब ये दायित्व डेफिनेटली जो बौद्धिक रूप से जो सक्षम लोग हैं, जो उस बारे में सोच सकते हैं, चाहे उसमें टीचर हो, साहित्यकार हो या कोई भी है,
तो उनका ये जिम्मेदारी, मौलिक जिम्मेदारी उनकी बन जाती है कि हम हमारे जो बच्चे हैं, हमारी जो भावी पीढ़ी है, उसे इस तरह का संदेश दें, जिस भी तरह से आप दे सकते हैं, और उन्हें प्रोत्साहित करें कि भाई अपनी जड़ों से बिलग ना हो, हाँ, बल्कि अपनी जड़ों से जुड़े रहें। एक बात और भी है ना कि इंग्लिश जो है अंग्रेजी को इतना बड़ा वो बना के रखा हुआ है, जबकि हिंदी में हम खुद अगर हम चाहें तो हमारी हिंदी से अच्छी कोई वैज्ञानिक भाषा नहीं है। अभी मैं किसी संत महात्मा का प्रवचन सुन रही थी, उसमें मैंने सुना कि आप ये देखिए कि अक्षर का मतलब क्या होता है। एक अक्षर क ख ग घ, ये हमारे हिंदी में जो अक्षर है, हमारे यहाँ श है, त्र है, ये संयुक्त अक्षर है, क्योंकि इनमें दो हम दूर क्यों जा रहे हैं। जितना अच्छा हम अपनी भाषा में अध्ययन कर सकते हैं, जितनी हम चीज़ों को अपनी भाषा में समझ सकते हैं, पराई भाषा में नहीं समझ सकते। तो बच्चों को इंग्लिश पढ़ाने में कोई गुरेज नहीं है, लेकिन हिंदी उनकी नींव में रखिए। मैं सभी से ये भी गुजारिश करूँगी इस चैनल। भाषा की चर्चा जो छिड़ी है, तो क्या होता है कि जिसकी भी जो मातृभाषा होती है, मातृभाषा में आप अपने विचारों को बहुत अच्छी तरह से प्रकट कर पाते हैं। और उसके साथ हमें ये भी देखना होता है कि साइंटिफिक या वैज्ञानिक भाषा क्या है। तो हमारी जो संस्कृत है, जो कि सारी भाषाओं की जननी है, वो बहुत ही वैज्ञानिक भाषा है। अंग्रेजी तो उसके सामने कितनी बार फेल हो चुकी है, लेकिन जैसा कहते हैं कि एक जो हवा चलती है ना, तो जो ट्रेंड जो चल रहा है, जिसने हमारी हिंदी को भी इंग्लिश में बदल दिया है, तो उसके बारे में हमें देखना है, सोचना है, समझना है कि आप बहुत सारी भाषाओं को सीखिए, लेकिन जो आपकी मातृभाषा है, जो कि आपके कह सकते हैं कि संस्कारों में, जो कि आपके जो समस्त रुधिर शिराओं में, धमनियों में प्रभावित हो रही है, प्रवाहित हो रही है, जो आपकी सोच को प्रभावित कर रही है, उसमें यदि आप लिखें और उसमें आगे बढ़ें तो बहुत अच्छी बात है। पॉलीग्लॉट होना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जितनी ज्यादा आपको भाषाएं आती हैं, उतनी संस्कृति से आप, उतनी लोगों की संस्कृति से आप परिचित होते हैं, उनको जानने का आपको अवसर मिलता है। लेकिन हर फन मौला हर फन अधूरा वाली बात नहीं होनी चाहिए। जिस भी क्षेत्र में है तो आप बिल्कुल सशक्त होकर आगे बढ़िए, प्रवीण होकर आगे बढ़िए। इसी संदेश के साथ फिर से सीमा दी का बहुत बहुत शुक्रिया, और आप सभी को भी नमस्कार।